जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चूंकि पिछली क्लास से मैंने प्रमुख रूप से आपको महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर अकेडमी XYZ पर, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको देने का कार्य करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इतने जानदार शानदार तरीके से भी वैकेंसी आई है, जैसे कि अभी आपने देखा पैड की वैकेंसी आ गई है, ठीक है ना। बहुत गजब तरीके की पैड जो वैकेंसी है ना, उसमें जितना भी मटेरियल फंसेगा ना, अपने ही कोचिंग से फंसने वाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ऑफलाइन में विद्यार्थी हमसे पढ़ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं नहीं सर, जो कंटेंट आ रहा है ना, जो आएगा वो कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि आपके ही कंटेंट में से पूरा आने वाला है। तो जब मैं वो सुविधा आपको ऑनलाइन दे रहा हूँ, तो उस सुविधा का भाई साहब लाभ उठा लो, जानदार शानदार तरीके से पढ़ाई कर लो। और मैं कह रहा हूँ ना, एक बार नौकरी ले लो, बस एक बार नौकरी ले लो, उनका मुंह बंद हो जाएगा जो कहते हैं तुमसे कि तुमसे ना हो पाएगा। उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा कि वो कहते हैं तुमसे कि तुमसे ना हो पाएगा। बस याद रखना एक बात विद्यार्थियों, आप पढ़ाई अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए करते हो, अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो, उनके सपने के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल पूरा दिल जी जान लगा कर जुड़ जाओ, जानदार शानदार तरीके से ऐसी पढ़ाई कर लो ना कि हम कह रहे हैं ना कि एग्जामिनर की औकात ना हो कि जो आपने पढ़ा हो उससे बाहर क्वेश्चन दे दे। इस तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा विद्यार्थियों। क्योंकि आज के जीवन में ना सिलेक्शन पाना कहीं ना कहीं कठिन होता जा रहा है। उसका कारण है कि नहीं, कंपटीशन है ना, दिन पर प्रतिदिन बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है ना कि भाई साहब, आप सोचो ना, जहां आप सोच रहे हैं कि हम 4 घंटे पढ़ते हैं, तो वहां पर ध्यान रखना, आपसे 8 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है वो 8 8 घंटे पढ़ रहा है। बस मूल मंत्र याद रखना, जो पढ़ो उसको पक्का पढ़ो और उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करो, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है रिवीजन। इसीलिए जब भी मैं क्लास खत्म कराता हूँ, उसके बाद आपको रिवीजन अवश्य कराता हूँ, क्योंकि रिवीजन ही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। क्या? रिवीजन ही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। चलते हैं जानदार शानदार सी क्लास की ओर। बात करेंगे वल्लभ भाई पटेल की उपाधियों के बारे में, और फिर बात करेंगे आगे होता रॉलेट एक्ट के बारे में। इसके अलावा आप बात करेंगे सत्याग्रह के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में बेहतरीन ढंग से आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ठीक, आगे बात करें, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत गजब की क्लास हो जाएगी। ठीक, अगर हम बात करें सरदार की उपाधि, तो सरदार की जो उपाधि है महिलाओं के द्वारा दी गई है, और महात्मा गांधी जी के द्वारा महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने यह जो उपाधि है सरदार की उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह उपाधि देने का कार्य किया। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एग्जामिनर पूछता है कि बताइए, जो वल्लभ भाई पटेल की जो सरदार की उपाधि दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? तो महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी के द्वारा ये जो है उपाधि वो दी गई है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये वो शानदार जानदार शानदार व्यक्ति हैं जो अपने आप में एक ब्रांड रखते हैं, अपने आप में एक नाम रखते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनकी वजह से ही आज हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। अन्यथा हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी तमाम डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती। अगर हम बात करें जैसे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, तो सारे पासपोर्ट वगैरह की आवश्यकता पड़ती। इस तरीके की चीज़ें हो सकती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की के ही द्वारा आज हम बिना पासपोर्ट के पूरे भारत वर्ष में भ्रमण कर पाते हैं और घूम पाते हैं। ठीक है, अगर आपको इनकी बात बताएं तो इनको लौह पुरुष कहा जाता है। विद्यार्थियों, क्या कहा जाता है? कहना सर इनको लौह पुरुष कहा जाता है। एग्जामिनर पूछता भी है वह कौन सा व्यक्ति है जिसको लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उस व्यक्ति का नाम वल्लभ भाई पटेल रहने वाला है। आगे की बात करें, भारत का बिस्मार्क, आपको बता देना भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनने का कार्य करता है। अगर हम आगे की चर्चा करें तो 1919 के रॉलेट एक्ट, माउंट चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? माउंट टैगियो टैगियो
चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। सीधा याद रखें, रॉलेट एक्ट कब आया था? कहना सर जो रॉलेट एक्ट है वो 1919 में आने का कार्य कर रहा था। कब भैया? कहना सर जो रॉलेट एक्ट है ना वो 1919 में आने का कार्य कर रहा था। एग्जामिनर बड़े बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन करेगा आपसे कि बताइए रॉलेट एक्ट जो है वो कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए 1919 में आया था। ठीक, चलिए आगे की चर्चा करते हैं बड़े बेहतरीन ढंग से। अगर हम आगे की बात करें महात्मा गांधी के बारे में, ठीक, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। अगर हम बात करें महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी ने इन्हें काला कानून का किसको, इस कानून को काला कानून कहा, इस एक्ट को काला कानून कहने का कार्य किया। भाई कौन सा व्यक्ति है जिसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा? तो आपको पता होना चाहिए वो व्यक्ति है वो महात्मा गांधी। कौन है? कहना सर वो व्यक्ति रहने वाले हैं आपके महात्मा गांधी। इन्होंने क्या कहा? कहना सर काला कानून कह दिया और इसे बिना दलील और बिना वकील की जेल वाला कानून कहते हैं। क्या? बिना दलील और बिना वकील के जेल वाला कानून इसको कहा जाता है। एग्जामिनर यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन निकालेगा। वो कहेगा कि बताइए भाई कौन सा एक्ट या कौन सा कानून है जिसमें बिना दलील और बिना वकील के सजा सुना दी जाती है, एक्ट लाया जाता है, वो कौन सा एक्ट है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो है भैया रॉलेट एक्ट 1919 का, जिसको हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून भी कहा। तो एग्जामिनर यहाँ से भी पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी के द्वारा किस कानून को काला कानून कहा गया? कहना सर रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा गया। इसके अलावा अगर एग्जामिनर बात करें लोग को, तो विद्यार्थियों याद रखिए इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। थोड़ी सी जो लाइट है ना बड़ी परेशान कर देती है, बड़े परेशान है इस लाइट से। बरसात का समय चल रहा है, आप लोगों को खुद पता होगा लाइट बड़ी दिक्कत कर रही है और इन्वर्टर की व्यवस्था भी है नहीं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसी जगह पर हम वीडियो ये शूट करते हैं ना कि भाई साहब ने सोची नहीं होगी, इस तरीके से व्यवस्थाएं लगी हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा अगर एग्जामिनर पूछे कि काला कानून किस कानून को कहा गया और किस व्यक्ति ने कहा, तो कहना सर महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। और रॉलेट एक्ट को या रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया किसके द्वारा? कहना सर महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक, इतनी बात क्लियर, बढ़िया तरीके समझ में आ गया। आगे देखते हैं। इसके अलावा लोगों को शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये कौन सा एक्ट है? कहना सर रॉलेट एक्ट 1919 के तहत लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। विद्यार्थियों कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना गड़बड़ होने वाली हैं। आगे जाके आप देख रहे हैं, आगे जाके ना चीज़ें यही एक विशाल रूप लेंगी और फिर कहीं ना कहीं अंग्रेज भारत से खदेड़ेंगे और अंग्रेज भारत से जाने का कार्य करेंगे। तो आपको बता दें लोगों को शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया करते थे। किस एक्ट के तहत? कहना सर रॉलेट एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत भैया? कहना सर रॉलेट एक्ट के तहत। कहना सर बढ़िया, समझ में आ गया, इतनी तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बात करें 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत किस तरीके से हुई, इसके बारे में भी प्रमुख रूप से हम चर्चा करते हैं। आगे बात करें अगर हम 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल व सैफुद्दीन किल्चू को रॉलेट एक्ट के अनुसार पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको बता दें रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट कहता है कि लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उसी एक्ट के तहत आपको बता दें 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल व सैफुद्दीन किल्चू को क्या कर दिया गया? रॉलेट एक्ट के अनुसार उस पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। हमने आपको पहले दिया ना कि शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसी आधार पर आपको बता दें पंजाब में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन करता है कि बताइए सत्यपाल व सैफुद्दीन किल्चू को किस एक्ट के तहत पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया? कहना सर रॉलेट एक्ट के अनुसार या रॉलेट एक्ट के तहत। या फिर एक बात ये पूछे कि बताइए सत्यपाल व सैफुद्दीन किल्चू को रॉलेट एक्ट के तहत कहां पर गिरफ्तार कर लिया गया? कहना सर पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप देख रहे हैं ना, डिटेल से पढ़ने का ये आपको परिणाम मिलता है कि आपको एक लाइन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं भैया। ठीक, आगे बात करते हैं। हर्षरंज नाम के व्यक्ति को लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक दिन सब एकत्रित भी हो गए भाई साहब। अब ये कहीं ना कहीं एक बड़ी शुरुआत होने वाली है, मैं आपको अगली लाइन में बताता हूँ इस बात के बारे में। 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सी घटना? बड़ी दुखद घटना, दिल से रोना आता है इस घटना के बारे में जब मैं चर्चा करता हूँ। तो ये है ना जलियांवाला बाग की घटना, बड़ी दुखद होती है इस बात के बारे में कि लोग यार मतलब इंसानियत भी क्या ख़त्म हो गई है क्या? इंसानी मतलब पूरे लोग बैठे हुए हैं और बिना बिना वार्निंग के आप गोली चला देते हैं।
भाई आप तो इंसान कहने लायक भी नहीं बचते, हमारी नज़रों में तो ऐसा है मतलब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, इंसान को तो मतलब कीड़ा मकोड़ा समझा है। बड़े लोग ये हमने ये देखा है अधिकतर कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटे या गरीब आदमी को तो ऐसा समझते हैं ऐसे कीड़े मकोड़े, उनकी तो कोई वैल्यू ही ना, उन्हें दर्द ही ना होता हो। ऐसे लोगों को ना भाई साहब बीच चौराहे पर गर्दन काट के लटका दो चाहिए, क्योंकि जब भी उस गर्दन को, लटकती हुई गर्दन को जब कोई लोग देखेंगे ना, तो उनको एहसास होना चाहिए कि दर्द हर व्यक्ति को होता है। समस्या बड़ी बड़ी है भाई, क्या करें। तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग की अगर बात करें तो कहना सर 13 अप्रैल 1919 की चर्चा है। कब? कहना सर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में सभा के समय जनरल आर डायर, ये देखो हरामी आदमी मुंह से निकल आता है, क्या करें, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में सभा के समय जनरल आर डायर ने बिना चेतावनी के, मतलब बिना वार्निंग के ही भाई साहब गोली चलाने का कार्य किया। याद रखिएगा, बिना वार्निंग के गोली चलाने का कार्य किया। उस व्यक्ति का नाम जनरल आर डायर था। और कहाँ पर? कहना सर जलियांवाला बाग में। और अगर पूछा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कहना सर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो उस व्यक्ति का नाम, गुस्सा आ जाता इस पे तो हमें, जनरल आर डायर। क्या? जनरल आर डायर, ठीक है ना। बिना चेतावनी को, मतलब आपको बताया भी नहीं गया कि भैया आप लोग इस सभा को निरस्त करिए, नहीं तो यहाँ पर आपको वार्निंग दी जाती है, नहीं तो हमें मजबूरन होकर गोली चलानी पड़ेगी। भाई कुछ कहते तो नहीं, आंख बंद करके ध्यों 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 कर दिया। रुक जाओ बेटा, तो मुँह जे बचेगा जी, आप क्या सोच रहे हैं अब जे बच जाएगा? नहीं बचेगा। अभी आप क्या सोच रहे हैं, जो जनरल जलियांवाला जो बाग है ना, यहाँ पर बहुत तूफानी लोग बैठे हैं ना, ये आगे जाकर इन्हें बताएंगे। भले ये चल जाए, लेकिन इनकी पुश्तें जो आएंगी वो बताएंगी इनको। जनरल आर डायर की तो ऐसा हाल होगा कि सबसे बुरा हाल, ठीक है। जनरल आर डायर की बात करें तो बिना चेतावनी के इसने गोली चलाने का कार्य किया। और ये आपको बता दें, ये जल्दी नामक, हाँ विद्यार्थियों इस बात पर विशेष फोकस करिएगा। भाई साहब जी लाइट फिर जा रही, क्या करें, बड़ा परेशान आज, मतलब पढ़ाने नहीं देगी जी लाइट, क्या कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो अगर उस बारे में बात करें या उस बारे की चर्चा करें कि जलियांवाले बाग की प्रमुख रूप से हम चर्चा करते हैं या बात करते हैं, तो उस समय जो ओ डायर था, पंजाब का गवर्नर था भाई साहब। क्या था? पंजाब का गवर्नर रहने का कार्य कर रहा था। एग्जामिनर पूछता है बड़े बेहतरीन ढंग से कि बताइए जो ओ डायर था वो कौन व्यक्ति था, किस पोस्ट पे था? तो कहना सर जो ओ डायर था वो पंजाब का गवर्नर था। कौन था? कहना सर पंजाब का गवर्नर था। या फिर एग्जामिनर इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चन करेगा, देखिएगा कितने आराम से क्वेश्चन करेगा आपसे। कहेगा कि बताइए वह जो जलियांवाले बाग में जो ओ डायर था वो कहाँ का गवर्नर था? तो आपको पता होना चाहिए कि ना सर पंजाब का गवर्नर था, ठीक है। कहाँ का? पंजाब का गवर्नर था। उस समय जेम्स फोर्ड भारत का वायसराय हुआ करता था। उस समय जेम्स फोर्ड भारत का वायसराय हुआ करता था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। वो कहेगा कि बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? कहना सर उस व्यक्ति का नाम है जेम्स फोर्ड। या फिर वो कहे जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो पंजाब का गवर्नर कौन था? तो कहना सर पंजाब का गवर्नर ओ डायर था। ये दो क्वेश्चन बनेंगे जानदार शानदार तरीके से विद्यार्थियों। जेम्स फोर्ड कौन था? कहना सर जेम्स फोर्ड उस समय भारत का वायसराय रहने का कार्य कर रहा था। उधम सिंह जो थे, उधम सिंह ने भाई साहब ब्रिटेन में जाकर, हमने कहा था ना, याद रखिएगा, एक अमीर आदमी जब बर्बाद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब आदमी जब बर्बाद होता है तो जब खोने के लिए उसके पास सिर्फ कहने की हानि के लिए माता पिता वही संपत्ति होती है उसके लिए। और जब उनसे वो चीज़ छिन जाती है ना, तो भाई साहब जैसे उधम सिंह जैसे लोग हैं ना, ब्रिटेन में जाकर वो डायर की मृत्यु करने का कार्य करते हैं। ब्रिटेन में जाएगा कौन? उधम सिंह जी जाएंगे और उधम सिंह में जाने के बाद ब्रिटेन में जाकर वो डायर को हत्या करने का कार्य करते हैं, वो डायर की मृत्यु करने का कार्य करते हैं। वो अपना बदला है ना, याद रखिएगा, इंडियन जो होते हैं ना अपना बदला है ना छोड़ते नहीं है, याद रखिएगा इस बात का। इसके बाद बात करेंगे जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड की जांच पर हंटर कमीशन या हंटर आयोग की स्थापना करेगी। ये तो फिर बाद के चोचले हैं, जो होना था तो हो ही गया। समस्या इस बात की है, वो जे कहाँ गया आर डायर, ये इसको यहाँ से जब चीज़ें गड़बड़ होने लगी तो जाकर ब्रिटेन भेजा दिया और ब्रिटेन में इसका सम्मान किया गया था। ये लोग जो बताते हैं ना कि अंग्रेज हमारे ऐसा था वैसा था, उन लोगों के तो ठीक है छोड़ो।
ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन करेगा कि बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी जांच के लिए किस कमीशन के आयोग की स्थापना की थी। कहना सर हंटर आयोग की स्थापना इन्होंने करने का कार्य किया था मदन मोहन मालवीय। ये कौन थे? कहना सर मदन मोहन जो मालवीय हैं वे भारतीय कश्मीर के कौन है? अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को थोड़ा सा। ठीक, अगर कोई समस्या होती है ना तो आप जुड़िए। एक बार मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आपके लिए वो कंटेंट, वो मटेरियल तैयार किया जा रहा है जो वाकई में अपने आप में शानदार शानदार रहने का कार्य करता है। ठीक है, बस इस बात पर फोकस करें, थोड़ा सा बस रिवीजन पर फोकस कर लें, जिससे कि जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हुआ है ना वो खत्म हो जाए। क्योंकि ना जब भी हम पेपर देने के लिए जाते हैं ना तो माँ बाप की आंखों में एक बार देख लीजिएगा, उनकी आंखों में जो आशा होती है ना, माँ बाप की जो आंखों में, जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना और जो माँ बाप होते हैं ना आपकी आंखों में, उनकी आंखों में आप देखना एक बार, उनकी आंखों में आशा होगी कि अब मेरा बच्चा इस एग्ज़ाम को क्रॉस करके आएगा, अब मेरा बच्चा वर्दी पहन के आएगा, अब मेरा लड़का बता के आएगा कि नहीं मैंने माँ एग्ज़ाम क्रॉस कर लिया। वो इस चीज़ का इंतज़ार करती है। लेकिन हमें पता है और आपको पता है जो विद्यार्थी जाते हैं, कुछ, सभी की नहीं कह रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं उन्हें खुद पता होता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। मैं कहता हूँ अगर आपको इस बात का पता है कि सिलेक्शन नहीं होना है तो मत जाइए पेपर देने। मैं तो कहता हूँ आप तो बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिए, जब लगे रहा है कि नहीं अब मैं इस पेपर को क्रॉस कर पाऊंगा तब जाकर ही उस पेपर को देने जाइएगा। क्योंकि याद रखिएगा आप एक बार जाएंगे ना तो सीधा 1,000 रुपये का खर्चा लगेगा, बहुत से बहुत बचा पाएंगे तो 500 रुपये का तो लग ही जाएगा। कितने? 500 रुपये का खर्चा तो कम से कम आएगा ही आएगा। इस बात, इसलिए विद्यार्थी मैं तो कहता हूँ जानदार शानदार तरीके से जब पढ़िए, तैयारी हो जाए ना उसके बाद एक बार ऐसा पेपर दे दीजिए ना कि जब लौट के आओ एग्ज़ाम के देने के बाद तो पता हो कि सिलेक्शन तो सिर्फ मेरा ही होगा, फिक्स है, पक्का है, अब सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, वो खुशी माँ बाप के लिए थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हो यार आप लोग। अच्छा, आगे देखते हैं भैया। ये थी आज की क्लास। अब चलते हैं एक जानदार शानदार से रिवीजन की ओर, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ सिलेक्शन का मूल मंत्र रिवीजन ही है। क्या है? रिवीजन ही है। अच्छा, अगर बात करें उपाधियों की वल्लभ भाई पटेल की तो कहना सर महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने सरदार की उपाधि देने का कार्य किया था। इसके अलावा भारत का इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। फिर बात करेंगे 1919 के रॉलेट एक्ट के तहत माउंटबेटन चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करी थी हमने। महात्मा गांधी ने ऐसे काला कानून भी कहा था। इसमें बिना दलील बिना वकील के जेल की दी जाती थी। इसमें लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत इस प्रकार हुई थी। 10 अप्रैल 1919 में सत्यपालवा सैफुद्दीन किल्चू को रॉलेट एक्ट के अनुसार पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग की में सभा के समय जनरल ओ डायर ने बिना चेतावनी की ही गोली चलाने का कार्य किया था। इसको ही हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, आदेश दे दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें उस समय की तो ओ डायर जो पंजाब का गवर्नर हुआ, उस समय पंजाब का गवर्नर था। इसके अलावा चेम्सफोर्ड जो था भारत का वायसराय था। उधम सिंह ने ब्रिटेन जाकर जनरल ओ डायर की हत्या करने का कार्य किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी थी ये थी क्लासें महत्वपूर्ण, ये थी क्लास आपके लिए जानदार शानदार से प्रयास पूरा था कि भैया ओ मेरे भैया जानदार शानदार तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, दिमाग में सेव हो जाए। एक भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपके कंटेंट से, आपके दिमाग से और आपके एग्ज़ाम से बाहर हो। सभी चीज़ें इसी कंटेंट में आ जाए, प्रयास पूरा रहता है। बस कहीं ना कहीं दिक्कत जो होती है ना वो आपके सपोर्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होता है। तो थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बकाया आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी नए हैं चाहते हैं कि नहीं सर कंटेंट आपके में से आने वाला है और आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें और जानदार शानदार काम की लगी है ना, तो बस फिर सोचो नहीं। हम तो कहते हैं नहीं, क्योंकि सोचने वाले फिर सोचते हैं रहते हैं और उनका फिर कुछ होता नहीं है। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब व लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।